एक टाइम लग रहा था कि रुपी कंटिन्यूअसली वीक होता जाएगा, लेकिन सडनली रुकी रुपी रिकवर करने लगा। क्या हुआ? क्या आरबीआई ने मार्केट को रेस्क्यू किया, या ऑयल प्राइसेस ने इंडिया को रिलीफ दिया? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये रिकवरी परमानेंट है या टेम्परेरी? इसको हम समझते हैं। आज के वीडियो में हम पूरा डिकोड करेंगे ए टू जेड, कैसे आरबीआई एक्शन और ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल कैपिटल फ्लोज को मिलाकर रुपी को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज समझते हैं कि रुपी की जो रिकवरी हुई है ना, कैसे कमबैक हुआ। अब वाई आरबीआई एक्शन और फॉलिंग ऑयल प्राइसेस, दोनों चीजों ने स्ट्रेंथन किया रुपी को। सबसे पहले समझते हैं, रुपी रीबाउंड्स नियर 96 पर यूएस डॉलर। ये हमने देखा था, है ना, काफी लोग दुखी भी थे। पर यहाँ पे हम लॉजिक समझते हैं। लॉजिक समझना जरूरी इसीलिए क्योंकि जो कंडीशन ग्लोबली है, जो इंडियन इकोनॉमी के हाथ में नहीं है, वो इंडियन पॉलिसी मेकर उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो रुपी अर्लियर प्रेशर में था, उसके तीन चार रीजन थे। ऑयल प्राइसेस हमारे हाई थे, है ना, ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, पता नहीं था सीज फायर है, क्या होने वाला है। और जो डॉलर है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, क्योंकि जैसे ही क्राइसिस आता है डेवलप्ड कंट्री तरफ चीजें मूव होना शुरू हो जाती है। तो इन सिंपल सेंस में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। सबसे पहली चीज, ये सब होने से रुपी रिकवर होने लगा, और करेंसी मार्केट में इवन थोड़ा सा भी मूवमेंट इंप्रूवमेंट का होता है ना, तो वो क्लियर कट दिख जाता है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज समझते हैं कि मार्केट्स को सरप्राइज क्यों। आरबीआई ने अनाउंस किया $5 बिलियन रुपी स्वैप। अभी एक्सपेक्टेशन थी कि रुपी और वीक होगा, रुपी शायद 100 के पार चला जाए, है ना। सब लोग कह रहे थे कि सेंचुरी का इंतजार चल रहा है ना। तो एक्सपेक्टेशन थी कि रुपी वीक रहेगा, बट आरबीआई ने इंटरवीन किया, ऑयल से भी रिलीफ मिला, और इन दोनों की वजह से सेंटीमेंट्स हमारे चेंज हो गए। तो जो करेंसी मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं वो इसी तरह ड्रिवन होते हैं, मतलब वो चलते हैं एक्सपेक्टेशन पे। अब फिर आरबीआई ने अनाउंस किया $5 बिलियन का रुपी स्वैप। वो क्या है? एक मेजर लिक्विडिटी ऑपरेशन चलाया। मेजर लिक्विडिटी ऑपरेशन का सिंपल सा यहां मतलब है कि आरबीआई एक्टिवली मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को, इससे ये सिग्नल गया, और फाइनेंशियल सिस्टम का सपोर्ट रहेगा। ये हमारी एक दूसरी डायरेक्शन था जिसमें आरबीआई ने काम किया। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस के। क्रूड ऑयल के प्राइसेस धीरे धीरे कम होने लगे हैं। मतलब ऑयल इंडिया के लिए मोस्टली एक्सटर्नल वेरिएबल है, जैसा कि हम पिछले कई वीडियो में भी समझ चुके हैं। मतलब जैसे ही ऑयल के प्राइस फॉल होते हैं, हमारा इंपोर्ट विल कम हो जाता है, डॉलर की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि ऑयल डॉलर में ही खरीदा जाता है, और रुपी पे भी प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि जब डॉलर की डिमांड रिलेटिवली स्टेबल रहेगी तो रुपी उतना प्रेशर नहीं होगा। इससे मार्केट का क्या रिएक्शन रहा, है ना, बाइंग रिटर्न इन रुपी एसेट। मतलब इन्वेस्टर रिटर्न हो गए किस पे? इन्वेस्टर तीन चीजों पे फोकस करने लगे, बॉन्ड पे, है ना, इक्विटी मार्केट्स पे, और रुपी एज एन एसेट पे। तो यहां से क्या हुआ, जो इंडियन इकोनॉमी है और उसकी करेंसी है उस पे कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो गया। अब सबसे पहले इन सिंपल से समझते हैं कि जो करेंसी मार्केट है उन्होंने रिएक्ट कितनी जल्दी किया। रिएक्ट किस किस चीज पे किया? तीन चीजों पे किया। यहाँ पे तीन चीजें हैं, पहला लिक्विडिटी, दूसरा है ऑयल प्राइसेस, और तीसरा है ग्लोबल कॉन्फिडेंस। ये तीनों की वजह से हमने देखा कि यहाँ पर इंस्टेंटली लिक्विडिटी, ऑयल प्राइसेस एंड ग्लोबल कॉन्फिडेंस, यहां पर रिएक्शन हमको देखने लगा। मतलब अगर मार्केट में पैनिक हो और सडनली कोई स्ट्रांग अथॉरिटी बोले कि सिस्टम स्टेबल है, घबराने की जरूरत नहीं है, तो पैनिक रिड्यूस हो जाता है। एग्जैक्टली वही चीज आरबीआई ने यहां पर करके दिखाई है। काफी इंटरेस्टिंग है। आगे हम इसको समझते हैं कि आरबीआई का जो $5 बिलियन स्वैप है वो उसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली क्या है वो। तो आरबीआई का जो मूव था कि 3 ईयर डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन, मतलब ये टेक्निकल थोड़ा लग सकता है आपको, पर समझते हैं इसको। कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स डॉलर्स आरबीआई को देते हैं। अब डॉलर इंडिया में तो कोई खर्च करेगा नहीं, अगर आपके पास भी डॉलर में इनकम आएगी तो आप आरबीआई को दोगे और उससे रुपए लोगे, क्योंकि इंडिया में तो डॉलर चलेगा नहीं। तो इसको देखते हैं, डॉलर आरबीआई को दे देते हैं बैंक्स, है ना, बैंक्स की तरफ से ये आरबीआई चले गए, और फ्यूचर में वापस उसको खरीद लेते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आरबीआई गिव इन रिटर्न। तो आरबीआई इंजेक्ट्स रुपी इनटू द बैंकिंग सिस्टम। जैसे उनके पास डॉलर आया, आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में रुपए डाल दिए। तो पर्पस क्या है इस स्वैप का? इस स्वैप से लिक्विडिटी बढ़ती है, इंजेक्ट रुपी लिक्विडिटी इन द मार्केट। मतलब बैंक्स के पास लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब बैंक से और पैसा आ जाता है जिससे वो और लोन दे सकते हैं।
दूसरा बड़ा फायदा होता है बैंकिंग सिस्टम का सपोर्ट हो जाता है ना, बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट मिलता है, जैसे अपन हायर लिक्विडिटी, बेटर लेंडिंग और बुलिश सेंटीमेंट होते हैं, मतलब लोग और मतलब लेंडिंग के लिए लेकर एक्साइटेड है। इसका मतलब है लोग लोन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोन नहीं लोगे तो चल जाएगा काम, बट बैंक अगर लोन नहीं देगा तो बैंक का काम नहीं चलेगा। इसलिए ये चीज हमको यहाँ समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या होता है कि जो प्रेशर है करेंसी मार्केट पे वो भी स्टेबल हो जाता है, मतलब पैनिक डॉलर डिमांड कम हो जाती है ना। जैसे कि भी मोदी जी ने बोला कि ये नहीं करना है, हमें चार चीजें और नहीं करना है। हमने ये सोचा कि क्या सच में सिचुएशन इतनी सीरियस है, पर नहीं, सिचुएशन सीरियस आने से पहले अगर हम कहीं ना कहीं सेंटीमेंट को कंट्रोल कर लें, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट पे न्यूज देखी होगी, तो अभी हाल ही में ये जो न्यूज पोस्ट हमने बनाया था उसमें ये डाला है कि पेट्रोल और डीजल और एलएनजी इन सब की डिमांड कम हुई है। तो यहाँ पर पैनिक डॉलर बाइंग भी कम हो जाती है, मतलब लिक्विडिटी शॉर्टेज होता है ना, उससे पैनिक क्रिएट होता है और करेंसी के पे भी प्रेशर पड़ता है। अगर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी हो जाती है। तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स। तो आरबीआई के पास कई सारे टूल्स हैं, इसमें से आरबीआई ने यूज किया लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स, क्योंकि हम ये चीज डायरेक्ट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में तो आसानी से की जा सकती है, बट हम फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोट को अडॉप्ट करते हैं इसीलिए। तो आरबीआई रुपी का एग्जैक्ट प्राइस कंट्रोल नहीं कर रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है, वॉलेटिलिटी मैनेज कर रहा है। मतलब जैसे कि एक छोटा बच्चा है, आप उसको खेलने देते हो फ्लोर पे, जब आपको लगता है कि वो कंट्रोल से बाहर है, वो भिड़ जाएगा, उसे चोट लग जाएगी, तब आप उसको पकड़ते हो। मतलब आप वॉलेटिलिटी को मैनेज करते हो, उसके अंदर आप काफी फ्रीडम देते हो ताकि रुपी फ्लक्चुएट हो सके। उसके बाद कॉन्फिडेंस को स्टेबलाइज किया जाता है। 2013 की अगर मैं बात करूं तो टेपर टेंट्रम करके आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, उसमें भी उस टाइम भी जब यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा था, पर सिर्फ एक्सपेक्टेशन करते करते हमने काफी सारा कैपिटल आउटफ्लो देखा। अब क्या होगा, एक सिंपल सी चीज है, एक डेवलपिंग कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री है, जहां इंटरेस्ट रेट पे रिटर्न ज्यादा मिलेंगे अपन वहां इन्वेस्ट करेंगे। और अगर डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो मतलब ज्यादा रिस्क लेना है, तो ज्यादा रिस्क तब लोगे जब ज्यादा रिवॉर्ड होगा। पर अभी इंडिया में इंटरेस्ट रेट भी कम चल रहे हैं, प्लस ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव हो रहे हैं, जो कि सेफ एसेट है। सेम यही चीज 2020 में भी हुई है ना, मैसिव लिक्विडिटी इंजेक्शन हुआ था ग्लोबली कोविड की वजह से, तब भी इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई थी। मतलब अगर सिंपल सा सेंस में अगर समझे कि अगर ट्रैफिक जाम हो तो प्रॉब्लम रोड ब्लॉक है, पुलिस ट्रैफिक को स्मूथली मूव करा दे तो सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है। क्योंकि आपने देखा इंडिया में सब एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, रॉन्ग साइड जा जाके फंस जाते हैं, फिर खड़े रहते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। हर अगर पुलिस आ जाए तो स्मूथली मूव हो जाता है सिस्टम। तो यही आरबीआई ने सेम रोल प्ले करा है लिक्विडिटी में। ठीक है, आगे बढ़ के समझते हैं, कुछ ग्राफिक्स हैं आप इनको देख सकते हैं। आरबीआई का मूव 3 ईयर डॉलर स्वैप एक्शन, ये मैं आपको पूरी चीज समझा चुका हूं, व्हाई इट मैटर्स, मोर लिक्विडिटी, बेटर कॉन्फिडेंस एंड ऑल, है ना। तो ये सिंपल सी चीज है। अब आते हैं ऑयल प्राइस पे। ऑयल प्राइसेस फेल एंड रुपी गॉट रिलीफ, मतलब थोड़ा सांस लेने का मौका मिला। ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं तो फेल नियरली 5.6%, मतलब ऑयल लगभग अगर आप देखोगे तो $105 पर बैरल तक पहुंच गया है। मतलब अर्लियर मच हायर पैनिक लेवल्स वर देयर, बट नाउ द रूपी इज नाउ एंड द ऑयल प्राइसेस आर आल्सो स्टेबलाइजिंग। अब इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है आप इसको समझिए, क्योंकि 85% लगभग क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। जो भी पेट्रोल आप गाड़ी में भरा रहे हो आप समझो 85% बाहर से आता है। तो बाहर से तेल खरीदने के लिए डॉलर में खरीदना पड़ेगा, है ना। अगर आपने मेरा वो ऑयल वाला वीडियो देखा है तो आप समझ जाएंगे कि क्यों हमको डॉलर में ही खरीदना पड़ता है। ठीक है, उसके पीछे के भी काफी सारी रीजंस है। अब क्या होगा, अब सिंपल सी चीज है, ह्यूज डॉलर डिमांड होगी तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपए की कम हो जाएगी, और इसी वजह से रुपी डिप्रिसिएशन होगा। अब ऑयल फॉल होता है तो क्या होता है, इंपोर्ट विल रिड्यूस होता है, डॉलर की डिमांड कम हो जाती है, और प्रेशर जो रुपी पे है वो भी कम हो जाता है। मतलब इंडिया को फ्यूअर डॉलर चाहिए अब वही सेम ऑयल खरीदने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी प्रेशर कम हो जाता है तो हमारे रिजर्व्स भी सेफ होते हैं, प्लस हमको कम डॉलर भी खर्च करना पड़ता है, और रुपी पे भी लेस डेप्रिसिएशन होता है, मतलब जल्दी से रुपया गिरता नहीं है डॉलर के मुकाबले। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल ट्रिगर्स भी हैं, आप समझिए, जैसे यूएस और ईरान में अगर कोई नेगोशिएशन हो रहा है तो ये भी होप है अगर आपके, तो भी रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, या लोअर वॉर टेंशन है, लग रहा है कि वॉर की इतनी टेंशन नहीं है, शिप्स आ जा रहे हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये और चीज है जिससे कि प्राइसेस स्टेबल होते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ऑयल प्राइसेस और रुपी
वो दोनों कनेक्टेड है, ऑयल प्राइसेस और रुपी, और इनका मूवमेंट भी कनेक्टेड है। मतलब जैसे ही ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं रुपी पे प्रेशर बढ़ जाता है, और वही रुपी पे प्रेशर बढ़ने से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होता है। मतलब अगर वही सेम तेल आपको महंगे में खरीदना पड़ रहा है तो वो महंगाई इंडिया तक भी आएगी। जो ट्रक्स सब्जी लेके जाते हैं आपके, उनके दाम भी बढ़ेंगे, तो सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, गेहूं के दाम बढ़ेंगे, चावल के बढ़ेंगे, तो हर चीज कहीं ना कहीं लिंक्ड है। 1991 की बात करूं मैं, 1991 क्राइसिस में ऑयल शॉक प्लस गल्फ वॉर हुआ था, है ना, जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक कर दिया। इंडिया के पास फॉरेक्स क्राइसिस भी थी, 15 दिन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे थे बस। बट 2008 में भी लगभग हमको सेम देखने को मिला, इन्फ्लेशन बढ़ा था पर इंडिया उस वक्त स्टेबल पोजीशन में था। आज हमारे पास लगभग $700 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। तो आज हम काफी स्टेबल है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस टू सिनेरियो। मतलब सिंपल है, अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो आपको आपकी सैलरी में से कम पैसा खर्च करना होगा पेट्रोल में, तो वही सेम रिलीफ जो आपको आपकी सैलरी पे मिलेगा, हाउस होल्ड को मिलता है, वही सेम इकोनॉमी को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट रिस्क आर नॉट ओवर। ये कुछ मैंने ग्राफ्स आपके लिए ऐड किए थे, आप पॉज करके इनको देख सकते हो, है ना, इनको एनालाइज भी कर सकते हो। अब बात करते हैं रिस्क की। रिस्क तो है, क्या प्रेशर, की प्रेशर स्टिल रिमेन, क्या प्रेशर अभी भी है, क्योंकि एफआईआई का आउटफ्लो है वो कंटिन्यू चल रहा है। मतलब इन्वेस्टर इंडिया से पैसा निकाल के बाहर डेवलप्ड कंट्री में ले जा रहे हैं, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, है ना। स्टिल वो कॉशियस है, उसका रीजन ग्लोबल अनसर्टेनिटी और यूएस में बेहतर रिटर्न मिल रहा है, उनको दो रीजन है। सेफ हेवन, डिमांड फॉर डॉलर स्ट्रांग, मतलब इन सिंपल सेंस कि जब अनसर्टेनिटी होती है तो इन्वेस्टर यूएस डॉलर को प्रेफर करते हैं। अब जब इंडिया से पैसा बाहर ले जाएंगे तो रुपए में तो नहीं ले जाएंगे, उन्होंने इन्वेस्ट रुपए में किया था तो वो रुपए आरबीआई को वापस देंगे और डॉलर लेके जाएंगे। ठीक है, तो डॉलर सेफ एसेट कंसीडर किया जाता है, इसीलिए डॉलर की डिमांड भी और बढ़ रही है। इसीलिए आप देखो कहीं ना कहीं अमेरिका को वॉर से फायदा ही हो रहा है। अमेरिका की जो कंपनियां वेनेजुएला से तेल निकाल रही हैं, वेनेजुएला से तेल निकालने के बाद क्या हो रहा है, वही तेल बेच रही है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी मेजरली अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से निकलने वाले शिप्स को इंश्योरेंस दे रही है। अभी रिस्क बहुत है तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है। तो आप यहाँ समझते हैं मोटा मोटा सारी चीजों में अमेरिका का वॉर को लंबा खींचने में फायदा दिख रहा है। ठीक है, अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी हाई है, मतलब अभी भी कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं हुआ, ट्रेड टेंशन है, ग्लोबल ग्रोथ भी स्लो है। आते हैं आगे, यूएस बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं। यूएस के जो 10 ईयर बॉन्ड है उसकी यील्ड है फेल बिलो 4.6%। मतलब हायर यूएस यील्ड अट्रैक्ट ग्लोबल कैपिटल टू यूएस, मतलब मनी एग्जिट कर रहा है इमर्जिंग मार्केट से इंडिया के। ठीक है, उससे रुपये पे भी इंपैक्ट हो रहा है। मतलब जब कैपिटल आउटफ्लो होगा तो मैंने बताया वो डॉलर लेके ही जाएंगे, है ना, रुपये देके जाएंगे, तो आरबीआई का बहुत सारा रुपया हो जाएगा पर डॉलर कम होगा, है ना। तो आरबीआई इसमें क्या क्या कर सकता है ना, क्यों जरूरी है, क्या है। तो आरबीआई ने शॉर्ट टर्म में तो वॉलेटिलिटी को संभाल लिया, ठीक है, और ग्लोबल कैपिटल फ्लोज जो कि डोमिनेट है लॉन्ग टर्म में, उनको भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब हिस्टोरिकल एग्जांपल जैसे टेपर टेंट्रम मैंने बताया 2013 का, है ना? तो यूएस फेडरल रिजर्व ने पॉलिसी चेंज की थी, इमर्जिंग मार्केट की कंट्री करेंसी क्रैश हो गई थी, है ना। रिमेंबर टर्की में तो बहुत ज्यादा इशू हो गया था उस टाइम। तो अगर घर क्लीन कर सकते हो पर अगर आउटसाइड स्टॉर्म स्ट्रांग हो तो उसका इंपैक्ट तो आएगा ना। आपने अपना घर अच्छे से साफ करिए, बाहर से धूल मिट्टी चली, आपका घर गंदा हो। आरबीआई के साथ यही हो रहा है, आरबीआई लगातार झाड़ू लगाया जा रहा है पर फिर भी कचरा आते जा रहा है। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो यूएस यील्ड्स का क्या मतलब है, पुलिंग मनी आउट ऑफ इमर्जिंग मार्केट और प्रेशर ऑन करेंसीज लाइक रुपी। तो ये मेजर मेजर मोटा मोटा इसके पीछे था। अब इसका बिगर इकोनॉमिक पिक्चर समझते हैं। ठीक है, ये पीपीटी आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए, मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये पीपीटी आपको सारी वहां पे मिल जाएंगी। स्ट्रॉन्गर रुपी किस लिए हेल्प करता है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। मतलब इंपोर्ट जब चीपर हो जाएंगे, मतलब सेम इंपोर्ट की चीज को हमको कम पैसे देने हैं तो सस्ता हो जाएगा। फ्यूल कॉस्ट, पेट्रोल डीजल के प्राइस कम रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, तो जो चीजें आती जाती हैं, है ना, हाँ, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में, ई कॉमर्स में, वो भी कम रहेगा। फिर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, कैसे, इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस और कंज्यूमर तीनों खुश रहेंगे। फेस्टिव सीजन आने वाला है, फेस्टिव सीजन में शॉपिंग होती है और वो शॉपिंग होती है स्पीड में, तब लोग खर्च करेंगे, तो इन्वेस्टर, बिजनेसेस एंड कंज्यूमर तीनों को फायदा हो। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है कि ऑयल डिपेंडेंसी को कम किया जाए। मतलब कैसे कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ग्रीन हाइड्रोजन की बसेस चल रही हैं उससे करेंगे, एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे, मतलब जिससे कि हम डॉलर और कमा सकें। अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया हमसे नहीं खरीदती,
है ना। दैट इज वाई अगर रशिया की भी बात करें तो रुपये में ट्रेड करने में प्रॉब्लम यही है कि इंडिया तो बहुत तेल खरीद रहा है रशिया से, पर रशिया के पास रुपया इंडिया में कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमको एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है, सिंपल सी चीज है। फिर मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना है, मतलब इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी है। जैसे मेक इन इंडिया है, हम यहीं बनाए, सारी चीजें यहीं असेंबल हो, पहले असेंबल होंगी फिर धीरे धीरे बनने लगेंगी। ठीक है। पीएलआई स्कीम के तहत है ना, चिप को भी मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उसको भी फायदा मिल रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग। और फिर है स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नीडेड, मतलब देश में माहौल ऐसा बनाओ कि इन्वेस्टर्स को लगे कि हाँ ये इंडिया एक अच्छी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, सेफ है, इसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं है ना, डर नहीं है उनको, रिस्क नहीं है। तो इंडिया मस्ट बिल्ड एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब ऑयल पे वल्नरेबिलिटी कम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितना हो सके उतना बढ़ाते जाओ जिससे कि शॉक लगेगा तो एब्जॉर्व कर सकें। और फाइनेंशियल मार्केट को डीप करना है, डीप करने का मतलब है स्टेबल। अभी हम बहुत सारा हमारा फाइनेंशियल मार्केट मतलब हमारा स्टॉक मार्केट एफआईआई पे डिपेंड करता है, पर वही अगर हम डीएफआई पे भी करने की कोशिश करें, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, है ना, तो देश के लोग ही इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा बाहर नहीं जाएगा, है ना, तो स्टेबल रहेगा। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब स्ट्रॉन्ग करेंसी इज नॉट अबाउट कि हम फॉरेक्स में कितना अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस को बताता है, वो क्रेडिबिलिटी बताता है अपनी पॉलिसीज की, और वो इन्वेस्टरों का ट्रस्ट बताता है। मेन ये सारी चीजें हैं। मतलब सिंपल है कि अगर रुपया स्ट्रांग रहेगा, है ना, तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि इंडिया और इंडियन इकोनॉमी सारे हेडविंड्स को झेल जाएगी। अब ये सिर्फ आरबीआई इंटरवेंशन नहीं है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी को आज आप अनसर्टेनिटी के फेज में है, करेंसी प्रेशर में है और मार्केट्स वॉलेटाइल है, बट इंडिया की बात करूं ना, तो इंडिया ग्रेजुअली एक स्ट्रॉन्गर और मोर रेजिलियंट इकोनॉमी बन रहा है। मतलब आज सिर्फ क्राइसिस रिएक्ट नहीं कर रहा है, इंडिया ने एक सिस्टम बिल्ड कर रहा है जिससे कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स रहे, पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी रहे, है ना, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। तो ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन अभी हमारा सही है। और अगर इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या एक्सपोर्ट्स पर फोकस की बात करें, जो कि मैंने सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं, वो सिर्फ स्टेबल नहीं है बल्कि इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर का एक सिंबल भी बन सकती है। 2047 तक हमारा गोल है विकसित भारत का, इंडिया टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। ये सिर्फ करेंसी की स्टोरी नहीं है, इंडिया के कॉन्फिडेंस की स्टोरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।